वीडियो लाइक जरूर करिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारी वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब पर तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। अगर आप न्यू हैं तो आप जानकारी ले लीजिए कि एक क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। हम लोग जीएस सेक्शन इसमें कवर कर रहे हैं और इस बार जो सीरीज चल रही है वो सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रात को 9 बजे भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, पॉलिटी के हो चुके हैं, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप इन सबसे अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिटेल क्लासेस चाहिए, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी एग्जाम देने वाले हैं, यूपीपीसीएस या जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिनकी जानकारी आप लोग बार बार ले रहे हैं, बीईओ वगैरह की वैकेंसी, अदर स्टेट पीसीएस, यूकेपीएससी, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल है जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। कोई आपको डाउट है फुल पेड कोर्स लेने पर आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से पहले जो 2 क्लास हुई हैं उसमें हम लोगों ने कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देख लिए थे। आज जो आगे हैं वो देखनी है और इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों की भी चर्चा करेंगे जो इन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले आप देखिए पूना सेवा सदन। 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक रहे जीके देवधर और रमाबाई रानाडे। इनका उद्देश्य था कि आर्थिक उन्नति के प्रयास किए जाएं और महिलाओं को रोजगार का समर्थन किया जाए। 1910 में निष्काम कर्म मठ की स्थापना हुई पूना में धोंदो केशव कर्वे के द्वारा। इसमें महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया गया, विधवाओं की दशा में सुधार करने का प्रयास किया गया और 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, संप्रति मुंबई में। किसके द्वारा? डीके कर्वे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 1910 में ही भारत स्त्री मंडल की स्थापना हुई इलाहाबाद में, सरला बाला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उद्धार और उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसका समर्थन किया गया। फिर 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। NM जोशी करके आपको दे दिया जाता है। इनका उद्देश्य था जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास किया जाए और स्कूल और पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। 1914 में सेवा समिति की स्थापना हुई इलाहाबाद में, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में, श्री राम वाजपेयी के द्वारा। भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। 1917 में द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई मद्रास में, एनी बेसेंट के द्वारा। भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास इनके द्वारा किया गया और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन भी इन्होंने स्टार्ट किया। 1920 से 1925 के बीच अकाली आंदोलन या फिर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें जत्थेदार करतार सिंह झब्बर, दलीप सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह और महंत नारायण दास इससे जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने अकाली आंदोलन के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों का उपयोग करने की इसमें कोशिश की, लेकिन अंततः सरकार को ही इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा था। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया और जुलाई 1925 में गुरुद्वारा सुधार अधिनियम के रूप में से संशोधित भी किया गया, जिसने पंजाब के सभी गुरुद्वारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा और स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी जैसे निर्वाचित पथित निकायों के अधीन इसको ला दिया था। तो इनका आंदोलन सफल रहा, आपने देखा। इसके लिए एक गुरुद्वारा सुधार अधिनियम भी लाया गया। तो ये कुछ आंदोलन हैं जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। कल नाइट वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो भी आपको नहीं याद हो रहा आप ऐसे ही लिख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और नोट्स आपको कैसे बनाने हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो भी मैंने उस वीडियो में बेहतर ढंग से बताया हुआ है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगला 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था 1827 में माली के घर में और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी 1872 में और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा के लिए जो आवश्यकता है उस पर बल दिया। तो इन्होंने जो नीचे तबके के लोग हैं इनके लिए बहुत कोशिशें की, महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए। गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है।
क्योंकि देखिए समाज में जो पिछड़े लोग थे उनको ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे बहुत शोषित करते थे। तो ज़्यादातर आप आंदोलन देख रहे हैं या तो महिलाओं के लिए हैं या फिर शोषित वर्ग के लिए हैं, जो निचली जाति की या दलित वर्ग में जो आते थे उनके उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा ही कार्य किए गए। सत्यशोधक समाज के मुख्य पत्र दीनबंधु और अन्य प्रमुख कृतियाँ थी इनकी, जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगीन। इनके माध्यम से ज्योतिबा फुले ने दलित समुदायों में पहचान की भावना जागृत करने और उनमें जागरूकता सृजित करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। भारत में ये महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और इन्होंने मिल करके 1848 में पूना में आप देखेंगे लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। फिर 1873 में आप देखेंगे सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना हुई कलकत्ता में। इसी सनातन धर्म रक्षिणी सभा को एसोसिएशन फॉर द डिफेंस ऑफ द इटर्नल रिलीजन कहते थे। इसका गठन 1873 में हुआ। तो अभी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे इम्पोर्टेंट, वो हम लोगों ने लिस्ट के फॉर्म में कवर कर लिए हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो भी मैं एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं इम्पोर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न आ जाते हैं, वो एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा था। कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित हुई राष्ट्रीय नियोजन समिति और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख जनरल कौन था? वक्त का। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप समझिए, इन्होंने अपने शैक्षिक कार्य डेविड हेयर के साथ मिलकर के किए थे। राजा राम मोहन राय को भी आप देखेंगे आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार में भाग लिया और इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए थे। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी का एक कथन है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म भारत के प्रति प्रेम है। यह कथन किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। डोला पालकी आंदोलन, इसके बारे में जान लीजिए, उत्तराखंड के शिल्पकारों द्वारा शुरू किया गया था। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के नायक थे। इसके अलावा सामाजिक चेतना प्रसार हेतु गोपाल हरि देशमुख का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने अखबार में धारावाहिक रूप में शतपत्रेण अर्थात 100 पत्र का प्रकाशन किया था। द महाराज लाइबल केस 1861 से 1862 तक चला। इसमें ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस केस को चलाया गया था। जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार करसन दास मूलजी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। अगला कथन है, भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये मेयो का कथन था। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी से संबंधित था जिसने राजा राम मोहन राय के साथ 1821 में कलकत्ता में एक यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। जीव शिव है और इस सिद्धांत का प्रचलन किया था रामकृष्ण परमहंस ने। और अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। सर सैयद अहमद का कथन है, सर सैयद अहमद खां का हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। डॉक्टर हरविलास सारदा ने प्रयास किया था 1929 में, जिनकी वजह से सारदा अधिनियम पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई शादी के लिए और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई, क्योंकि बाल विवाह एक बहुत बड़ी प्रथा थी जो पुराने समय में फैली हुई थी और बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। ज़्यादातर ये विवाह आप देखेंगे जैसे छोटी बच्ची का विवाह किसी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कर दिया गया, फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद इन लड़कियों को सती होना पड़ता था। तो आप सोचिए ऐसी रूढ़िवादिताएँ जो फैली हुई थी समाज में, इन्हीं को सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय आपने देखा। और इनसे रिलेटेड और भी जो व्यक्ति हो गए, जैसे इनका नाम आ रहा है डॉक्टर हरविलास सारदा, या और भी बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सभी ने मिल करके बहुत से प्रयास किए जिससे इनमें सुधार लाया जा सके, इनकी शिक्षा का विकास हो सके। इसके अलावा 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माजदायन सभा का गठन भी किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना, ये सारे इनके उद्देश्य थे। बंगाली लेखक थे भूदेव मुखर्जी। इन्होंने पहली बार सुझाव दिया था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। एफ मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से आते हैं। अब हम सबसे पहले जो व्यक्ति जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। ये समाज सुधारक थे
और इनके जो कार्य हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी इन्हें जानते हैं और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय के। इनमें से कोई भी नाम पूछा जाएगा और ऑप्शन दे करके, तो आप किसका नाम लेंगे? राजा राम मोहन राय, क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया। आप PYQ जरूर देखिए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इन्हें अपने दूत के रूप में 1830 में भेजा था तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। अपने पेंशन के सिलसिले में इन्होंने भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, जहां उनकी समाधि स्थापित की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा इन जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था और 1818 में उन्होंने अपने सती विरोधी अभियान को आरंभ भी किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसी भी शास्त्र के अनुसार सती प्रथा एक हत्या होती है, ऐसा राजा राम मोहन राय का कथन था। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता की थी 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में, तथा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का इन्होंने समर्थन भी किया था। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल भी खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों जैसे दांत है, रूसे हैं और वॉल्टेयर हैं, इनके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राम मोहन राय की मृत्यु होती है। इनके पश्चात ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने संभाली थी, ठीक है। और वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, फारसी में लिखी थी। और 1805 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली दार्शनिक रचना लिखी थी तुहफतुल मुराहिदीन और इसको प्रकाशित किया और उन्होंने तर्क और सामाजिक पूर्वाग्रह के आलोक में दुनिया भर के धर्मों का विश्लेषण भी किया था। चूंकि राजा राम मोहन राय ने, आपको याद होगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें भेजा जाता है पेंशन के लिए, तो इसके लिए ब्रिटेन जाते हैं और 1833 में उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन ब्रह्म समाज की बागडोर दे करके जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो आगे देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं और इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ अब आगे केशव चंद्र सेन भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मतभेद के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाता है। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो ब्रह्म समाज बनता है उसे भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, और जो पहले से स्थापित था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसे आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। आगे हम इनको और डिस्कस करेंगे, केशव चंद्र सेन कैसे आगे संभालते हैं ब्रह्म समाज को, और इसके साथ साथ और भी जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे और वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें तो आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। साथ में आप इसकी PDF पाना चाहते हैं या कोई भी क्लास आप डिटेल में देखना चाहते हैं, सारी क्लासेस एक साथ पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो भी कोर्स आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप पेड कोर्स ज्वाइन करके ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज़रूर जुड़े रहें। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।